से प्री बोर्ड का पेपर। प्री बोर्ड आपका ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का 40 मार्क्स का, इस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चे मैंने ये पेपर आज ही देखा है, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया ऐसे हुए, लेकिन आज जब इस पेपर को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक ऐसा ही पेपर आज से लगभग 4-5 साल पहले, शायद 2016 या 15 के आसपास ऐसा पेपर आया था प्री बोर्ड का, बहुत ही आसान। जैसे आपका पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ही आसान पेपर 2016 या 15 में आया था। और प्री बोर्ड में आसान पेपर आया था तो सब बच्चे बहुत खुश हुए थे, लेकिन जो बोर्ड का पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, प्री बोर्ड से टफ था, मतलब उतना भी टफ नहीं था लेकिन प्री बोर्ड से टफ था। तो ज़्यादा खुश मत होना अगर किसी का पेपर बहुत अच्छा आया है, तो आपको हार्ड वर्क करना है ताकि अगर बोर्ड में थोड़ा भी मुश्किल पेपर आए तो आप उसे कर सको। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो रखा है, ये सारी चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेक्शन ए के क्वेश्चन हम करेंगे और उसको समझते हुए चलते हैं। डैश अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश था। ऑप्शन में है बुल्गारिया, फ्रांस, रूस, क्यूबा। वैसे तो आप आंसर देखते ही बता दोगे क्योंकि सबसे आसान है, लेकिन अगर आपको मैप की जानकारी होगी, मान लो अगर आपको ये याद ना होता तो मैप में भी आप आराम से बता दोगे कि फ्रांस कहाँ पे यूरोप में है, अमेरिका आपको दूसरी साइड दिखेगा, रसिया जो है एशिया में है वो भी, मतलब इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से दिए कि कोई ना भी जानता हो तो भी वो आराम से कर दे। ठीक है, तो आप आराम से कर दोगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से है। ठीक है, शीत युद्ध से रिलेटेड क्यूबा मिसाइल संकट, क्या ये शीत युद्ध से संबंधित है? यस बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है 1962 की वो घटना जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी थी, जिस दौरान क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने पढ़ रखा था। तो ये बिल्कुल क्या है, शीत युद्ध से संबंधित है। इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा पहला ठीक हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच तनाव व प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है क्योंकि आपको पता है कि 1945 से लेके 1991 तक जब ये शीत युद्ध का दौर चला था तो इस दौरान क्या था, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था, और दोनों के बीच में क्या थी, कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा, तनाव जैसी स्थिति थी। ये सारी की सारी चीजें हम क्या है पढ़ चुके हैं पहले से, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा बी जो है यानी जो सेकंड है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक बार तीसरा ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तीसरे ऑप्शन में आपसे कह रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दोस्त यहाँ पे गलत है, यहाँ पे दोस्ती लिखना था इनको, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में दोस्ती या मित्रता। क्या ये पॉइंट आपका ठीक होगा? तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इनके बीच में दोस्ती तो थी नहीं, यानी आपका पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो ठीक है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई ठीक नहीं है, तो आप ये आराम से करके आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला विश्व युद्ध जो था वो डैश और डैश के बीच हुआ था, तो आप सभी जानते हैं 1914 से लेकर 1918 के बीच जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश कूटनिरपेक्ष का संस्थापक नहीं था? तो घाना है, घाना के वामे निक्रुमा थे, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर थे, लेकिन ब्राजील तो यहाँ पे था नहीं, तो ब्राजील आप क्या करोगे, कट कर दोगे, यानी कि आपका ब्राजील जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने डैश और डैश को झेला था। ठीक है, किस चीज को झेला था? तो आप देखोगे कि यहाँ पे गृह युद्ध काफी हो रहा था, तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो गृह युद्ध ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि गृह युद्ध और बगावत ही होगा, क्योंकि सरकारी मार तो इसमें आएगा नहीं, धरना प्रदर्शन भी यहाँ पे नहीं आएगा, और बाहरी आक्रमण भी यहाँ पे, अंदरूनी कलह और बाहरी आक्रमण भी नहीं आएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको वो ढूंढना होता है कि कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो आंसर नहीं हो सकता उसको कट करते जाओ, फिर आपको और आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था, जनता को आर्थिक आजादी थी। देखिए, जनता को आर्थिक आजादी थी, इसको तो कट कर दो, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सही आंसर ढूंढना है। अब देखिए, इसमें ना ऑप्शन काफी इतने ज्यादा क्लोज दे रखे हैं कि आपको लगेगा कि भाई बहुत सारे सही है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट जो आपका होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके ठीक हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद ये भी यहाँ पे सही हो सकता है एक तरह से, अर्थव्यवस्था के हर पहलू पे नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। ये दोनों ही एक तरह से ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको परफेक्ट आंसर बी होगा आपके लिए। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। छठे का बी हो गया, सातवें को देख लेते हैं एक बार।
आप किस आधार पे कहेंगे कि लीग ऑफ नेशन, यानी कि जो लीग ऑफ नेशन था, आप कैसे कह सकते हो कि जो लीग ऑफ नेशन था वो अपने उद्देश्यों में एक सेकेंड, लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा, कैसे कह सकते हो? ऑप्शन देखिए, दूसरे विश्व युद्ध का होना, विश्व में पर्यावरण को नुकसान, शीत युद्ध का होना, जापान और जर्मनी की हार। देखो ऑप्शन काटते चलो, पर्यावरण से इसका कोई लेना देना नहीं है तो ये आपका कट हो जाएगा, शीत युद्ध से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन ठीक है बाद की, मतलब शीत युद्ध तो 1945 से 91 तक की बात है ना, लीग ऑफ नेशन तो पहले विश्व युद्ध के बाद ही इसको बनाया गया था, तो ये तो आपको पता है, तो यहाँ से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, जर्मनी जापान की हार कट जाएगी। अब देखो दूसरे विश्व युद्ध का होना क्या है इसका, इसको समझिए। आपको पता होगा कि जो जब पहला विश्व युद्ध हो गया था 1914 से 1918 तक, तो उस समय क्या हुआ था, ऐसा दुनिया को महसूस हुआ था कि हमारे पास कोई ऐसा संगठन होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ऐसे भयानक विश्व युद्ध को रोक सके, तो इसलिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, इसके बनने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, यानी दूसरा विश्व युद्ध हो गया, इसलिए यह अपने उद्देश्य में असफल रहा, इसीलिए इसको क्या किया गया, बाद में और मजबूत बनाया गया और इसको नए संगठन के रूप में स्थापित किया गया, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आई होप आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी और बहुत आसान पेपर है तो आप आराम से करके आए होंगे। सुरक्षा परिषद जो है आपकी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आप जानते हैं कि 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे आपसे स्थायी पूछे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 सदस्य कर देने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ढांचागत सुधार हेतु एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें कुछ शिकायतों का जिक्र था, उन्हें पहचाने। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में क्लियर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देखते के साथ बता दोगे कि ये पॉइंट थे। तो देखिए उसमें ये था कि सुरक्षा परिषद जो है वो राजनीतिक वास्तविकताओं की अब नुमाइंदगी नहीं करती है, ये आपका ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बी देखिए, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों के हितों की छाप है, ये भी आपकी बिल्कुल ठीक है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही, यानी कि सारे ही यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड बुक से आपका, आजाद भारत के सम्मुख कौन सी 3 मुख्य चुनौतियां थी या कौन सी चुनौतियां थी? तो 3 चुनौतियां थी, एकता के सूत्र में भारत को बांध के रखना, लोकतंत्र कायम करना और भारत का आर्थिक विकास करना। तो ये तीनों ही आपके पॉइंट यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। इतना आसान पेपर, सही बता रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन तैयारी फिर भी आप अपनी हार्ड करो, ताकि आपका पेपर अगर बोर्ड में, जब बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा पेपर कहीं आप सोचो इतना ही आसान आएगा, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, ये था, बिल्कुल ये पॉइंट था। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये भी था। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये भी था। अपने मंत्रिमंडल का विकास करना, ये नहीं था, यानी कि आपको यही पहचानना था, तो डी ऑप्शन आपका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट डैश तथा डैश का समर्थक था। पूर्वी गुट की अगर हम बात करें, देखो आपको पता है दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, पूर्वी था यूएसएसआर वाला, सोवियत संघ वाला, और पश्चिमी कौन था, यूएसए वाला। यूएसए जो है वो तो आपको पता है पूंजीवाद उदारवाद है, यानी सी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये तो पश्चिमी हो गया। अब देखो कौन सा है, समाजवाद साम्यवाद, आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, क्योंकि साम्यवाद अंकुशवाद नहीं होगा, साम्यवाद तो ठीक है बट अंकुशवाद है तो गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उदारवाद, ये भी आपका गलत है, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 12वें का पता लग जाएगा कि समाजवाद और साम्यवाद आपका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया? तो आप सभी जानते हैं रूस को किया गया था, ठीक है, और जो यूएनएससी है यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो स्थायी सदस्यता है वो भी किसको मिल गई थी, रूस को मिल गई थी। वीटो पावर जो सोवियत संघ की थी वो भी किसको मिल गई थी, रूस को मिल गई थी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूएनएचसीआर, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यूएनएचसीआर और एक होता है यूएनएचआरसी, ये होता है ह्यूमन राइट कमीशन, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और ये होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। अब ये रिफ्यूजी वाला आपसे पूछा हुआ है, आर बाद में, तो ये रिफ्यूजी वाला है, तो रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी। तो अब आप देखो ऑप्शन में शरणार्थी वाला आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ऑप्शन डी है,
तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखो ये जिस बच्चे का पेपर होगा उन्होंने सी लगा रखा है तो उन्होंने गलत लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के सामने किन दो बुनियादी सुधारों का मसला है? सदस्य संख्या पर सहमति, ध्यान से देखो, संगठन की बनावट व प्रक्रिया में सुधार, प्राथमिक मुद्दों व विवादों को तय करना, संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए, इसमें आपका यह संगठन की बनावट व प्रक्रिया में सुधार, इसकी बात है, और दूसरा आपके ये न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दे। अगर आपने डीप एनसीईआरटी को डीप पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, ये दोनों बातें वहां पे थी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विभाजन के बाद बने पाकिस्तान में कौन से दो इलाके शामिल थे? देखिए, एक तो आप कहोगे कि पश्चिमी पाकिस्तान था और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था। तो अब ऑप्शन में आप देख लो, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि 16 का आंसर आपका पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा। और कैसे था तो मैं आपको थोड़ा सा मैप बनाकर बता देता हूं। देखिए, एक तो इधर था जो बांग्लादेश वाला हिस्सा हो जाएगा, ये पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा, और दूसरा इधर हो जाएगा जो कि पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बताइए 17। तो आप ध्यान से देखो ऑप्शन, इसमें जो थे लेनिन वो थे, तो आंसर में देखो लेनिन कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन ए जो है आपका, व्लादिमीर लेनिन, ये इसके नायक रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। शीत युद्ध का काल पहचानिए। आप सभी जानते हैं 1945 से 1991 तक, 1991 में विघटन हो गया था, उस तब तक ये था। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपको कंफ्यूज किया जाए तो ऐसे ऑप्शन ही नहीं दे रखे जिससे कोई भी कंफ्यूज होगा, क्योंकि सबको पता है कि 1945 के बाद से शुरू हुआ था। 62 तो बिल्कुल नहीं है, आप काट दोगे, ठीक है। 47 नहीं है तो आप इसे काट दोगे, 50 है तो इसे काट दोगे। तो आपको मतलब कंफ्यूज भी नहीं करा। अगर आपको ऑप्शन क्लोज दे देते ना तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसे गलत करके आता, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे बनाए कि मतलब जिसे नहीं भी आता होगा वो भी सही करके आएगा, ठीक है। तो ये पेपर को आसान बनाने के लिए किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा सहायता दिए जाने को क्या कहा गया? जो पश्चिमी यूरोप को जो यूएसए के द्वारा सहायता दी गई थी वो मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर वैसे 4 का है, उसमें अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मार्शल योजना, इससे क्या हुआ था कि देखिए, जो यूरोप था उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, ठीक है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं एक को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ जो था उसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। तो जो यूएसए वाला जो पश्चिमी जो जर्मनी वगैरह था, ठीक है, या पश्चिमी यूरोप कह लो आप, यूरोप में जर्मनी जो देश था उसको मदद की थी। तो ये बहुत जबरदस्त आर्थिक मदद की गई थी यूएसए के द्वारा। तो ये मार्शल योजना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अपनी विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ? ये देखिए गलत टाइपिंग है, ठीक है, हुआ। तो अब देखिए, अपनी विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ? नाटो में नहीं शामिल हुआ, वार्सा में नहीं शामिल हुआ, दोनों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कैसा क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत जो था वो गुट निरपेक्ष था, ठीक है, गुट निरपेक्ष था। इन्होंने ऑप्शन थोड़े सही नहीं बनाए, नाटो वार्सा ठीक है, दोनों ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं ध्यान से। भारत चीन के बीच भारत चीन के संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में डैश थी? शत्रुतापूर्ण थी, विभेदक थी, शत्रुता व दोस्ताना थी, या फिर ठीक कैसी थी? तो देखिए स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, शुरुआत में, ठीक है, कि शुरुआत प्रारंभ में तो दोस्ताना ही थी, ठीक था सब कुछ। लेकिन बाद में ये आपने देखा था 1950 में जब तिब्बत पे कब्जा किया, उसके बाद सीमा विवाद होने लगा, 1962 में आक्रमण किया, इसके बाद जो जो हमारे रिलेशन थे वो खराब हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन शुरू में बात करें तो शुरू में दोस्ताना यानी ठीक ठाक था सब कुछ। अगला है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत ही आसान है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हालांकि इसमें डेट नहीं दे रखी,
तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को तो यूएनओ बना था, और भारत कब शामिल हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल हुआ था। अगर डेट याद रखनी हो तो आप याद रख सकते हैं 30 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो बाकी आपके सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कट हो जाएंगे। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताओ कब बना था यूएनओ, तो ये भी याद रखना है। आजादी के समय रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 565। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये तो था आपका पार्ट ए। इसमें आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और 24 के 24 देखें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं सभी को बहुत आसान लगे होंगे। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी को, देखते हैं। कोई भी 20 प्रश्न हल करने आपको। तो देखिए, आजादी के तुरंत पहले निम्न में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आजाद रखने की घोषणा की थी? तो सबसे पहले जो घोषणा हुई थी ना, वो त्रावणकोर के राजा के द्वारा हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में बात करें तो सोवियत संघ था, फ्रांस था, अमेरिका था, ब्रिटेन था। और धुरी राष्ट्र में पूछे तो जर्मनी, जापान, इटली था। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन देखो, चारों यहाँ पे ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, यानी चारों सही है। और 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से विषम को पहचानिए। जो आपको ऑड लगे उसको आपको पहचानना है। नीति आयोग 2014, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, योजना आयोग 1950, योजना आयोग समाप्त हुआ 2014। अब इसमें से आपको अजीब क्या लग रहा है? ठीक है, तो देखिए, योजना आयोग 1950 में बना था, ये ठीक है आपका। योजना आयोग को 2014 में समाप्त किया था, ये भी ठीक है। एनडीसी जो है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, ये भी ठीक है। देखिए, नीति आयोग में ना एक कमी है यहाँ पे। नीति आयोग की घोषणा 2014 में कर दी थी, यानी मतलब इन्होंने ये कहा था योजना आयोग की समाप्ति 2014 में कर दी थी, लेकिन नीति आयोग जो है वो 2015 से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो आपको ये नीति आयोग कट कर देना, यही आपके लिए ऑड है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के संबंध में सही नहीं है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभार, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महाशक्ति के रूप में यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही उभरे थे, ठीक है। संचार प्रणाली अच्छी थी, ये भी ठीक है। विशाल ऊर्जा संसाधन थे, ये भी ठीक है। अमेरिका से उन्नत अर्थव्यवस्था थी। अब देखिए, ये नहीं था। यूएसएसआर जो था वो उन्नत तो था दुनिया में अगर बात करें, लेकिन अमेरिका से उन्नत नहीं था। तो अमेरिका के कंपेयर करें तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपको क्या करना है, यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है, और अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कितने वर्ष तक शासन किया? तो ये वैसे देखो, अगर बात करें तो 72 के आसपास है, पर अप्रोक्स में आपसे पूछा जाता है, तो लगभग बात करें तो 70 साल का शासन है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। और ये हो गया 29वां। 30वां देखिए आप एक बार, UNESCO, यूनेस्को। ठीक है, UNESCO, यूनेस्को। इसका विस्तृत रूप क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम? तो ये देखो, आराम से आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक ही नाम है इसमें ऑप्शन में जो इतना बड़ा दे रखा है। ठीक है, दूसरा कोई नाम ही नहीं है जो मतलब इतना बड़ा हो, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इस फिर एजुकेशन, इस तरीके से बड़ा सा नाम बन जाएगा, तो आप समझ जाएंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 31वां क्वेश्चन देखिए, विभाजन के समय तय हुआ था कि डैश को विभाजन का आधार बनाया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जिसने भी ये पेपर बनाया ना आपका, उसने बिल्कुल भी मतलब दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल जल्दीबाजी में पेपर बनाया, वरना कोई भी समझ जाएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा है, ये UNDP, यानी ये UNDP बनेगा। ठीक है, ये UNO, यानी ये UNO बनेगा, ये UNHRC ऐसे बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई अनपढ़ भी होगा ना, तो वो भी इसको सही कर देगा। तो ऐसा पेपर आपका पता नहीं क्या सोच के बनाया गया, वरना कंफ्यूज किया जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और गलत करे। लेकिन अच्छी बात है, आपके लिए पेपर आसान है, पर बोर्ड में तैयारी करके जाना तगड़ी। वहां पे एक लेवल वाला पेपर मिलता है, ऐसा पेपर नहीं मिलेगा बोर्ड में आपको, स्टैंडर्ड होगा उस पेपर का, तो ध्यान रखें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विभाजन के समय तय हुआ था कि डैश को विभाजन का आधार बनाया गया था। आपको पता है, धर्म को आधार बनाया गया था। ठीक है, धार्मिक बहुसंख्या यानी धर्म को आधार बनाया गया था। अगला है कि विभाजन के समय दो प्रांतों डैश और डैश का भी बंटवारा हुआ था। तो पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है हिंसा वगैरह भी काफ़ी हुई थी, पढ़ा होगा आपने।
आ गया कि भारत में शामिल होने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया गया जिस पर राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है यूएसएसआर में जो जो मिल्कियत होती थी, जो सत्ता होती थी, वो किसकी होती थी? राज्य के हाथ में होती थी, सब कुछ राज्य के हाथ में था। आगे कि भूमि, अन्य संपत्ति और उत्पादन व वितरण पर राज्य का नियंत्रण था। ये भी आपका ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, यानी आपका अभिकथन जो है वो ठीक है और जो कारण है वो भी ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो इसको सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, यानी इसको इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हैदराबाद के शासक को डैश कहा जाता था? तो निजाम कहा जाता था। बहुत ही आसान। अगला है कि ताशकंद समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके एक साल के बाद ये समझौता हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री। और ठीक है, और एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी मौत भी यहीं पे हो गई थी, और ये विवादित है कि आज तक ये समझ में नहीं आया कि मौत का कारण क्या था। तो ये 2-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रख लो। 37वां क्वेश्चन देखिए एक बार, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1999 की बात है तो कारगिल युद्ध कहा जाता है। ठीक है, 1999 यानी कि कारगिल युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1962 से 1971 के बीच भारत को कितने युद्धों का सामना करना पड़ा? अब देखिए, 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये कितने युद्ध हो जाएंगे आपके? 3 युद्ध हो जाएंगे। अब याद रखो, ध्यान दो इस बात पे, 1962 से 1971 पूछा है। वैसे तो पाकिस्तान से एक युद्ध 1999 भी हुआ था, बट यहाँ पे 1999 का जिक्र ही नहीं है, हमें 71 तक बताना है, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 भी दे देंगे, कई बच्चे ये सोचेंगे भाई पाकिस्तान से 4 हुए हैं या ऐसे वैसे सोचेंगे, तो वहां पर गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपके सामने कथन है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद तापमान बढ़ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले रसायनों के फैलाव व इस्तेमाल के कारण। तो कहीं ना कहीं ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा? सोचो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस ये जो है ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, तो यानी ये इसको एक्सप्लेन सही कर रहा है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये आपके कथन और कारण भी बहुत ही आसान दे रखे। अगला देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना चाहिए। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था एक समय में उसकी बहुत ज्यादा इसका महत्व था। इसके 2 तरह के आंसर बनते हैं, ये अभी भी प्रासंगिक है, एक तो ये भी आंसर बन सकता है, और अब अप्रासंगिक हो गया ये भी आंसर बन सकता है। बट हमें यहाँ पे एक्सप्लेन तो करना नहीं है क्वेश्चन को, आपको इतना पता होना चाहिए। हमें क्या करना है, इसको सही तरीके से समझना है। देखिए, ये इसके 2 आंसर बनते हैं, ये प्रासंगिक भी है और अप्रासंगिक भी हो गया है, तो ऐसे में हम ये बोल दें कि ये अप्रासंगिक हो गया तो ये गलत हो जाएगा, यानी आपका ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों को मंच होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है कि कोई भी अगर विकासशील राष्ट्र है उनको आर्थिक विकास करना है तो उनके पास एक मंच होना चाहिए। तो आपका कारण तो ठीक है, लेकिन कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखो, कथन जो है आपका गलत है, कारण जो है आपका सही है, यानी कि कथन जो है आपका गलत है और कारण जो है आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही रजवाड़ों को छूट दी थी कि वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ रजवाड़ों और रियासतों के राजा व प्रजा को भी निर्णय लेने के अधिकार था। देखिए, एक चीज गलत है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे आपका ये गलत है, यहाँ पे प्रजा को निर्णय लेने की थी, लेकिन हो सकता है आप कई बच्चे कहेंगे सर आंसर की में तो ए दे रखा है, आंसर की में तो बी दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन अगर आप मैं आपको बताऊं आप क्या करो, आंसर की को छोड़ो, एक बार मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से इस चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ, एक बार आप इसे देखो। आप एनसीईआरटी को खोलना अपनी, और एनसीईआरटी में जाके ना एक बार एक चीज को देखना, यहाँ पे क्या रखा है कि ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ रजवाड़ों और रियासतों के राजा व प्रजा को निर्णय लेने का अधिकार था। देखिए, राजा को तो अधिकार था कि वो
स्वतंत्र रहे, इधर करे उधर करे, मतलब वो अपने तरीके से कर सकता था, ठीक है, लेकिन प्रजा को निर्णय लेने का अधिकार कभी भी नहीं था। तो ये यहाँ पे आपका गलत है ये, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके आंसर में कुछ और दे रखा हो, लेकिन इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका कथन तो आपका ठीक है लेकिन कारण जो है इसका गलत है। कारण में बहुत छोटी सी गलती कर रखी है, लेकिन हो सकता है आपके आंसर में कुछ और दे रखा हो। तो आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा एनसीईआरटी उठा के देखना, तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपको मार्क्स जो है वो आपके आंसर की के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, क्योंकि आंसर की जो उन्होंने भेजी होगी तो वही मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। 43 क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। अभिकथन में देखो, आजादी के समय विश्व में दो आर्थिक मॉडल, उदारवादी पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल प्रचलित थे, जिसमें से भारत ने किसी को नहीं अपनाया। बिल्कुल ठीक है, कथन जो है बिल्कुल ठीक है। भारत ने दोनों में से किसी को ना अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे सरकार व निजी कंपनी दोनों, ठीक है, आगे पढ़ लो आप इसका पूरा। तो यहां पे आपको पता लग जाएगा कि आपका कथन और कारण दोनों सही है और जो उसका सही एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अभिकथन और कारण। अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, इन्होंने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर सदस्य राष्ट्रों को हस्ताक्षर करने को कहा। भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना। देखो बिल्कुल सही है कि यूएनओ के जो स्थायी सदस्य थे उन्होंने ये थोपने की कोशिश करी थी, ये एनपीटी बोला जाता है इसको, परमाणु अप्रसार संधि, भारत जैसे देश पे। तो भारत ने इसको साइन करने से मना कर दिया था और भारत ने ये कहा था कि ये जो आप कर रहे हो ये भेदभाव वाली नीति है। तो कथन और कारण जो है दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखो, विभाजन के समय बंटवारे में वित्तीय संपदा के साथ निजी सॉरी निम्नलिखित में से किसका बंटवारा हुआ था? टेबल, कुर्सी, पुलिस के वाद्य यंत्र, टाइपराइटर, रेलवे कर्मचारी। ठीक हो जाएगा आपका, सारी ही चीजें जो थी इसमें सारी चीजें बांट दी गई थी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन में है रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है। देखिए रूस जो है यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। वारसा संधि सैन्य समझौता है। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल है और येल्तनी सुधारों की नीति, सुधारों की शुरुआत। देखिए ये तो आपका ठीक है, आर्थिक मॉडल हो जाएगा, सैन्य समझौता हो जाएगा, लेकिन एक बार डी को देखो, आप ध्यान से देखो डी को। अगर आपको आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने सुधारों की नीति चलाई थी, बोरिस येल्तनिस ने थोड़ी चलाई थी। येल्तनिस तो एक तरह से आप कहोगे विरोधी थे। तो आपको समझ में आ जाएगा जो डी है ना ये सही मतलब नहीं है इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अगला 47, इसे देखते हैं। नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1960 में संधि हुई तो ये सिंधु नदी जल संधि होगी, आपको इतना वैसे ही याद हो जाएगा। आंसर मतलब देखते के साथ ही आपको आ जाएंगे, इतने आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए 48, भारत और पाकिस्तान के लेखकों कवियों ने विभाजन की त्रासदी को किन किन माध्यमों द्वारा व्यक्त किया? उपन्यास, कविता, लघु कथा, सभी चीजों में उस टाइम पे देखने को मिलती थी। 48 का आपका सभी हो जाएगा। तो देखिए यहां तक आपका क्वेश्चन पेपर देखे तो बहुत ज्यादा आसान था। अब आपका है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके देखिए इमेज दे रखी है, इसका आपको अध्ययन करना है। और ये आपके बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि चित्र में जो गोले में बने मानचित्र को दर्शाते हैं, ये संसार का मानचित्र है, ठीक है। ये जो गोला है इसमें संसार के मानचित्र को दिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको भी देख लेते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ था। कार्टून को देख लो एक बार, ये नेहरू है, नेहरू के सामने ये स्टेट वाला मुद्दा चल रहा है, तो कार्टून के बीच में बैठे हुए नेता जो है नेहरू हैं। आप आराम से कर दोगे ये तो। इसके बाद है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में बना था, ठीक है। और एक बार ये वाला इमेज भी देख लो, इसमें क्या है, ये नेहरू है और ये तुंग है, चाइना के हैं, ये चाइना के तुंग, ठीक है। और ये किस बात को लेकर है, ये एक बार इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया गया है? 1960 में भारत चीन सीमा विवाद की असफलता को लेकर, ठीक है। ये सीमा विवाद है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका ये यहाँ पे। और
नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, ये भी आपके पेपर में आ जाता है कई बार, अरविंद पनगड़िया, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, दृष्टिबाधित वाले जो क्वेश्चन मैं आपको सारे ही बता रहा हूँ, कोई ये ना कहे कमेंट में कि सर ये नहीं करने थे वो नहीं करने थे, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। इसके बाद देखियो ये आपका जो पैसेज है आपको ध्यान से पढ़ना है। और देखिए ये क्या है, ये आपके नए टॉपिक्स है, और मैंने आपको पहले ही कह रखा था कि आपके जो न्यू टॉपिक है वो आपके पेपर में आएंगे, यहीं से आपके पैसेज आ रहे हैं, सैम्पल पेपर में भी दे रखा है और इसमें भी, तो आप ये आराम से कर दोगे। अरब स्प्रिंग की शुरुआत के पीछे कौन सा कारण था? तो देखिए भ्रष्टाचार भी था, बेरोजगारी वगैरह सभी था इसमें, तो एक देखा जाए तो आप क्या कह दोगे कि सभी, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, भ्रष्टाचार तो था ही, गरीबी, आर्थिक असमानता, ये सारी चीज़ें थी, तानाशाही, कई सारे ऑप्शन थे इसमें। अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जाती है तो ये 2010 से मानी जाती है। ठीक है, अरब स्प्रिंग का किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा था? तो यमन, लीबिया, बहरीन, ये सब पे पड़ा था, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 55 देखो, मिस्र में 1979 के पश्चात कौन सत्ता में आए थे? ठीक है, तो जो यहाँ के हुस्नी मुबारक थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये मैंने आपको चैप्टर का जहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है वहाँ पे आपको बताया रखा है, मैंने अरब स्प्रिंग आपको पूरा का पूरा करा रखा है। ठीक है, तो हुस्नी मुबारक डैश के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए थे। देखो यहाँ पे भी लोकतंत्र को लेकर मतलब आंदोलन चला था इसके खिलाफ। और अगला जो है ये है आपका, ये भी नया टॉपिक आपको ये रियासत वाला टॉपिक है, ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? इन्होंने क्या करा था, इन्होंने विभिन्न रियासतों का, ठीक है, विभिन्न रियासतों को कहीं ना कहीं एकीकरण करवा लिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करवा के, तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पटेल जी जो हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आयरन मैन, आयरन मैन। इसके बाद है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? 59 क्वेश्चन नंबर। तो आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गृह मंत्री थे। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री तो नेहरू हैं, विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री में उनका ही नाम आ जाता है, नेहरू का। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। और पटेल भारत की डैश को लेकर कोई डैश नहीं चाहते थे, अब डैश में आपको भरना है। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे, क्वेश्चन नंबर 60, तो आपका डी हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा आंसर, क्वेश्चन के सारे आंसर बताएं आपको। और आप इस क्वेश्चन को जरूर देखना जो मैंने आपको बताया था कि आपकी आंसर की अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका गलत दिया होगा, थोड़ा सा आप इसको पढ़ना। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ना कि वहाँ पे प्रजा को अधिकार था या नहीं था, और फिर मुझे कमेंट में बताना। तो ये हमारा पेपर 1 था मॉर्निंग का। और आप हमारे प्रीमियम कोर्स को ले सकते हैं, हमारा प्रीमियम कोर्स आपको अवेलेबल है हमारी ऐप में, उसमें आपको सारा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ कराया हुआ है। और वहाँ पे बहुत सारे आपको कथन और कारण के क्वेश्चन दे रखे हैं, पैसेज का सॉल्यूशन करा रखा है, कार्टून का करा रखा है, मैप वगैरह सब कुछ करा रखा है, कंप्लीट पैकेज है। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और एक बार मुझे कमेंट में बताएं किस किसने पेपर दिया था मॉर्निंग का और कैसा उनका पेपर गया है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, जो भी आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।